11 सीरिया के धूल भरे शहर दरा में मुआविया नाम का एक नौटी 14 साल का लड़का था। चारों तरफ रेवोल्यूशन की फिजा थी और मुआविया ने भी एक प्रांक करने का सोचा। यूं क्या पता था कि उसकी यह हरकत पूरे देश में आग लगा देगी। ट्यूनीसिया और इजिप्ट में डिक्टेटर्स के खिलाफ अरब स्प्रिंग प्रोटेस्ट्स हो रहे थे। उनसे इंस्पायर होकर मुआविया और उसके दोस्त एक रात चुपके से निकाल गए। उनके दिल दर्द और एक्साइटमेंट से जोर से धड़क रहे थे। स्प्रे पेंट की कैंस लेकर वो अपने स्कूल की बिल्डिंग की तरफ बढ़े। चांद की रोशनी में उसकी दीवारें बिल्कुल सेफ्ड दिख रही थी। तेरी बारी है डॉक्टर। मुआविया ने कांपते हाथों से उस दीवार पर एक सिंपल सा मैसेज पेंट किया। मिडिल ईस्ट में हर तरफ आजादी और डेमोक्रेसी के लिए आवाजें उठ रही थी और मुआविया का यह स्लोगन भी वही मैसेज दे रहा था। यह सीरिया के प्रेसिडेंट बशार अल असद को सीधा चैलेंज था। बशार अल असद अपनी शक्ति और पावर के लिए जाने जाते थे और लोग उनसे डरते थे। ब्रिटिश ट्रेंड ऑफ्थाल्मोलॉजिस्ट बशार अल असद को यह प्रेसिडेंसी उनके फादर हफीज अल असद से 2000 में मिली थी। असद फैमिली शिया इस्लाम की एक माइनॉरिटी ब्रांच अलाविट सेक्ट से बिलोंग करते थे और वो 4 डिकेड से भी ज्यादा टाइम से सीरिया पे लोहे की रोड की तरह रूल कर रहे थे। उनके रूल में सीरिया एक पुलिस स्टेट बन चुका था जहां कोई भी खुल के बात नहीं कर सकता था। हर जगह मौजूद मुखबरत यानी सीक्रेट पुलिस ने लोगों के दिल में डर बिठा दिया था ताकि कोई उनके खिलाफ आवाज ना उठा सके। असद फैमिली दुनिया को दिखाते थे कि वो सेकुलर हैं, लेकिन उनकी पावर का असली सहारा अलाविट माइनॉरिटी थी। सुन्नी पॉपुलेशन जो मेजॉरिटी में थी वो असद रिजिम की सख्ती की आदी हो चुकी थी, लेकिन उनके दिल में करप्शन और ब्रूटैलिटी के खिलाफ नफरत भरी हुई थी। 2010 अरब वर्ल्ड के लिए एक टर्निंग पॉइंट था। ट्यूनीसिया में एक स्ट्रीट वेंडर ने पुलिस ब्रूटैलिटी के खिलाफ खुद को आग लगा ली। इसे एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट शुरू हो गया और डिक्टेटर जिने एल अबिदीन बेन अली को हाथना पड़ा। ट्यूनीशियन रेवोल्यूशन की आग पूरी रीजन में फैल गई और इजिप्ट, लीबिया, येमेन और बहरीन में भी ऐसे ही प्रोटेस्ट शुरू हो गए। ये अरब स्प्रिंग का दौर था, उम्मीदों और बदलाव का दौर, जिसने अरब वर्ल्ड के पुराने सिस्टम को चुनौती दी। सैटेलाइट टीवी और इंटरनेट के जरिए इन प्रोटेस्ट्स की खबर सीरिया तक भी पहुंची और वहां के लोगों में भी उम्मीद की किरण जगी। मैसेज साफ था, कितनी भी बड़ी डिक्टेटरशिप क्यों ना हो, पब्लिक के सामने उसे झुकना ही पड़ता है। मुआविया का यह छोटा सा एक्शन जो देखने में मामूली लग रहा था, सीरिया के गुस्से और फ्रस्ट्रेशन को भड़काने वाला स्पार्क बन गया। रिजीम का रिएक्शन बहुत तेज और ब्रूटल था। मुआविया और उसके दोस्तों को अरेस्ट कर लिया गया, उन्हें बुरी तरह टॉर्चर किया गया और मुखबारत ने उन्हें जेल में डाल दिया। उनके साथ हुई बर्बरता की खबर आग की तरह दरा में फैल गई। लोगों के मन में बरसों से दबी हुई नफरत और गुस्सा अब ज्वालामुखी की तरह फूट पड़ा। दारा में प्रोटेस्ट शुरू हो गए। लोग बच्चों की रिहाई और असद रिजीम के खिलाफ नारे लगा रहे थे। रिजीम ने इसका जवाब निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस को छोड़कर दिया। फौज को गोली चलाने के आदेश दे दिए गए। आदमी, औरतें और बच्चे सब सड़कों पर भून डाले गए। सेक्शन 5 एक डैश बंटा हुआ, एक लड़का कैद। दारा में हुई इस बर्बरता ने विरोध को और भी बढ़ा दिया। जो प्रोटेस्ट एक ही जगह तक सीमित थे, वो अब पूरे सीरिया में फैल गए। लोग असद रिजिम के खिलाफ खुलकर सामने आ गए। जो देश डर के साये में जी रहा था, उसने आखिरकार अपनी आवाज उठा ही दी। जैसे जैसे प्रोटेस्ट बढ़ते गए, रिजीम का अत्याचार और बढ़ता गया सीरियन आर्मी, जिसे कभी नेशनल यूनिटी का सिंबल माना जाता था, अब लोगों पर अत्याचार करने का जरिया बन गई थी। अपनी ही सिटीज और टाउन्स पर बॉम्ब्स गिराए जा रहे थे। मुआविया, वो लड़का जिसने स्प्रे कैन से रेजिम को चुनौती देने की हिम्मत की थी, वो अब जेल में बंद था, जहां उसके साथ अकल्पनीय अत्याचार हो रहे थे। वो रेवोल्यूशन का सिंबल बन गया था। उसकी जवानी का ये विरोध रेजिम की बर्बरता को और भी उजागर कर रहा था। ये थे सेक्शन 6 रेवोल्यूशन की गूंजे। 2011 की गर्मियों तक सीरियन अपराइजिंग एक पूर्ण गृहयुद्ध में तब्दील हो चुका था। सीरियन आर्मी के बहुत से सैनिक अपने ही लोगों पर गोली चलाने को तैयार नहीं थे। उन्होंने मिलकर फ्री सीरियन आर्मी बनाई,
जिसने हथियारबंद प्रतिरोध शुरू कर दिया। यह संघर्ष एक सांप्रदायिक रूप लेता गया, जिसमें एलावाइट डोमिनेटेड सरकारी बल मुख्य रूप से सुन्नी विपक्ष के खिलाफ थे। विदेशी शक्तियों ने इस संघर्ष के परिणाम को प्रभावित करने के लिए अपने अपने समर्थकों को हथियार और पैसा देना शुरू कर दिया। सीरियाई संघर्ष गठबंधनों और प्रतिद्वंद्विता के एक जटिल जाल में बदल गया। सीरियाई धरती पर लड़ा जाने वाला एक छद्म युद्ध। देश अराजकता में डूब गया। इसके शहर मलबे में तब्दील हो गए। इसके लोग युद्ध और विस्थापन से बिखरे हुए थे। सेक्शन 7, एक देश के ई जख्म। सीरियाई गृहयुद्ध वर्षों तक चलता रहा, जिसमें लाखों लोगों की जान चली गई। लाखों लोग विस्थापित हुए, अपने घरों को छोड़ने के लिए मजबूर हुए, पड़ोसी देशों और उससे आगे शरण की तलाश में। इस संघर्ष ने आधुनिक इतिहास के सबसे बुरे मानवीय क्राइसिसों में से एक को जन्म दिया, जिसमें लाखों लोग भूखमरी, बीमारी और विस्थापन का सामना कर रहे थे। असद शासन द्वारा अपने ही लोगों के खिलाफ रासायनिक हथियारों के इस्तेमाल ने दुनिया को झकझोर कर रख दिया। एक ऐसी रेखा पार कर दी जिसे कई लोगों ने सोचा था कि कभी नहीं टूटेगी। सीरियाई गृहयुद्ध ने एक राष्ट्र की आत्मा पर एक अमिट छाप छोड़ी। सीरियाई लोगों की एक पीढ़ी युद्ध की भयावहता के बीच पली बढ़ी। उनका जीवन हिंसा, क्षति और विस्थापन से अपरिवर्तनीय रूप से आकार ले चुका था। सेक्शन 8, एक बदला हुआ जहान। सीरियाई गृहयुद्ध के वैश्विक भू राजनीति के लिए गंभीर निहितार्थ थे। इसने आईएसआईएस जैसे चरमपंथी समूहों के उदय को हवा दी, जिन्होंने क्षेत्र पर कब्जा करने और एक स्वघोषित खिलाफत स्थापित करने के लिए अराजकता का फायदा उठाया। इस संघर्ष ने क्षेत्रीय शक्तियों के बीच तनाव को भी बढ़ा दिया, जिसमें ईरान और सऊदी अरब विरोधी पक्षों का समर्थन कर रहे थे। सीरिया से निकल रहे बड़े पैमाने पर रिफ्यूजी अर्थी संकट ने पड़ोसी देशों और उससे आगे संसाधनों पर दबाव डाला और राजनीतिक अस्थिरता को हवा दी। सीरियाई गृहयुद्ध, जो एक लड़के द्वारा अवज्ञा के कार्य से शुरू हुआ था, 21वीं सदी का एक निर्णायक संघर्ष बन गया, जिसने शांति की नाजुकता और युद्ध की विनाशकारी मानवीय कीमत को उजागर किया।